नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 19 फरवरी 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। आज एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आज से हमने एक चीज़ें स्टार्ट किया है कि आज से हमने आपको जो 2013 से लेके 2020 तक 21 तक जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसको हम एनालिसिस करना पेपर को चालू किए हैं। पेपर को एनालिसिस करके हम इसमें ये चीज़ें आपको बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक है जो इस समय अभी तक पूछा गया है। ठीक है, मैं सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करूंगा। आज जो वीडियो आपको अपलोड होगा वो हो सकता है कि अर्थव्यवस्था का अपलोड हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का, तो आप इकोनॉमिक्स का यदि आप पीटी का एग्जाम देंगे, ठीक है, इससे क्या होगा, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए और किस चीज़ों को छोड़ना चाहिए। ये चीज़ें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें स्टार्ट होगा तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। राइट, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो हमारा चैनल है वो डेडिकेटेड हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए हर एक सुविधा मिलती है, लेकिन मैं यहाँ पे डेडिकेशन के साथ आपको हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे देख रहे हैं जिस तरह से हम दैनिक जागरण का डिस्कशन करते हैं ये आपको कहीं नहीं मिल पाता है। इसका कारण ये होता है कि हमारे यहाँ पे जो हिंदू न्यूज़पेपर है, क्या हम हिंदी वाले न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझ नहीं आता। वहीं अब दूसरे चैनल जो है उसमें इंग्लिश मीडियम का न्यूज़पेपर चैनल होता है, आप उसको पढ़ तो पाते हैं, लेकिन उसकी जो एक्चुअली जो कोड होती है ना, समझ, वो इंग्लिश में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता, समझ विकसित नहीं हो पाता है। इसलिए हिंदू को जो दैनिक जागरण है उसको भी आप हिंदी में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है इस पेज के अंदर नहीं है, आर्टिकल है इस पेज के अंदर एक आर्टिकल है कि करतारपुर कॉरिडोर जो खोलने के लिए बात की जा रही है। मोदी जी का कहना है कि करतारपुर कॉरिडोर को खोला जाएगा, तो ये सीख वाला चीज़ें चलेगा। अभी जो चीज़ें चल रही है आपको इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करनी है। इसको हमें क्या पढ़नी है, चलिए हम करतारपुर कॉरिडोर देखते हैं। क्या है करतारपुर कॉरिडोर? देखिए, करतारपुर कॉरिडोर जो है वो करतारपुर जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। और ये जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साहिबगंज गुरुद्वारा है, ठीक है, साहिब गुरुद्वारा है। ये कौन से गुरदासपुर जिले के अंदर आता है, पंजाब प्रांत के, भारत के पंजाब प्रांत के गुरदासपुर गुरुडेरे जो है उसको कहाँ से जोड़ता है? ये डेरा बाबा गुरु नानक से जोड़ता है। देखिए, गुरु नानक जी का ये भारत में हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान में कहा किसका है? साहिब गुरुद्वारा। इसको क्या करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ता है। ये जो गुरुद्वारा है वो सिख धर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा में से एक माना जाता है। इस कॉरिडोर का उद्घाटन जो हुआ था वो 12 नवंबर 2019 को हुआ था। ये सिख धर्म के संस्थापक जो है गुरु नानक देव के 550वें जयंती समारोह के अवसर पे इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब गुरु नानक जी के बारे में हम जानते हैं, यही कॉरिडोर के बारे में यही चीज़ें है। कॉरिडोर वहाँ पे स्थित है, किसके द्वारा स्टार्ट किया था, कहाँ कब स्टार्ट किया गया था? तो गुरु नानक जी का जो डेथ ऑफ बर्थ है, जन्म समारोह है, उसके उपलक्ष्य में ये चीज़ें स्टार्ट की गई थी अवसर पे। अब गुरु नानक जी के बारे में हम देखते हैं। गुरु नानक जी का जो जन्म है वो जन्म माना जाता है गुरु नानक जी 1469 और 1539। ठीक है, ये इतने दिनों का इनका डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। जन्म के अवसर पे कार्तिक का जो महीना है उनके पूर्णिमा दिन को इनको जन्म दिन मनाया जाता है। ठीक, कार्तिक माह के पूर्णिमा दिन को इनका जन्म मनाया जाता है। ये जो भक्ति, कौन सी भक्ति करते थे? ये निर्गुण भक्ति करते थे। निर्गुण के रूप में ये शिक्षा देते थे, जिसमें ये बलि, अनुष्ठान का स्नान, छवि पूजा, ठीक है, तपस्या और हिंदू और मुस्लिम जो ग्रंथ है उनको सारे को इन्होंने क्या किया था? अस्वीकार किया था। इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। ये किस चीज़ पे बल देते थे? ये जो बल देते थे वो सामूहिक पूजा और सत्संग पे देते थे। ठीक है, सामूहिक सत्संग पे देते थे, जिसमें आप सामूहिक पाठ होता है। तो आप देख सकते हैं सिख धर्म में आप जब गुरुद्वारा कभी जाएंगे तो वहाँ पे हर टाइम सत्संग चलती रहती है, एक अलग ही माहौल रहता है, बहुत ही अच्छा माहौल रहता है वहाँ पे आप जब जाएंगे तो। ठीक है, ये इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये सत्संग की पूजा का, ये इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा बल देते थे। ये अपने उत्तराधिकारी किसको माने थे? ये उत्तराधिकारी जो माने थे गुरु अंगद को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी माने थे। ठीक है, बाद में ये प्रथा 200 साल तक इसका पालन किया गया। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, आदि ग्रंथ साहिब में बाबा गुरु नानक के भजनों को लेके 4 उत्तराधिकारी के बारे में इन्होंने बताया है, जिसमें 4 उत्तराधिकारी कौन कौन से हैं? बाबा फरीद है, रविदास है, उसके बाद कबीर देख सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि धार्मिक कविताओं को इसमें संकलन किया गया था। एक चीज़ें इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुर्बानी कहे जाने वाले इन स्रोतों को रचना अनेक भाषाओं में की गई। एक ही भाषा नहीं है, अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया था, अनेक भाषाओं में इसकी रचना की थी, क्योंकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुँच सके। ये जो इनका संदेश है ना, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। ठीक है, तो ये हमने इसका डिस्कशन कर लिया। चलिए
न्यूज़पेपर की ओर लौटते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, नेक्स्ट आर्टिकल ही हिजाब वाला है, ठीक है। हिजाब वाला इशू में अभी कोर्ट का मानना ये है, कर्नाटक कोर्ट ने यह मानी है कि हिजाब जो है ये मुस्लिम धर्म के क्या नहीं है, कोड जो होता है ना, अनिवार्य धर्म प्रथा में नहीं है, ठीक है। हमने आपको पहले ही बताया था, एक मामला था, उस केस का मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उस केस का मैं कंटेक्स्ट बताता हूँ। उस केस में ये हुआ था कि एयरफोर्स में एक ऑफिसर थे, उनकी सेविंग कराने की बात हो रही थी कि आपको सेविंग करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि ये हमारा धर्म का मामला है, ये आर्टिकल 15 के तहत कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट में बहुत ज़्यादा चर्चा होने के बाद ये माना था कि सेविंग मतलब दाढ़ी रखना जो है, बियर्ड रखना, ये मुस्लिम धर्म के अनिवार्य धर्म में से नहीं है, अनिवार्य पंथ में से नहीं है। तो इसलिए उस केस को क्या किया था, उन्होंने उनके खिलाफ जजमेंट दिया था कि ये कोड नहीं है। उसी तरह से मैंने यही चीज़ आपको बताया था कि यही चीज़ होगा कि धर्म ना कोड में नहीं है, ये जो हिजाब पहनना है ना, ये मुस्लिम धर्म के कोड चीज़ नहीं है। यदि आप कोई कोड चीज़ होता है ना, उस पर आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, उसको नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे जो नॉर्मल चीज़ें है उसमें आप कर सकते। तो वही चीज़ है, कोर्ट ने ये बताया कि अनुच्छेद जो 25 है, इनका उल्लंघन नहीं होता है यदि आप हिजाब को नहीं पहनते हैं तो, क्योंकि ये आपका जो अनिवार्य धर्म प्रथा में से नहीं है, ठीक है। ये आप अपडेट था, ये समझ लीजिए कि ये जो हिजाब वाला इशू है, यही चीज़ें यहाँ पे आया गया है। उसमें बताया जाता है कि जो संविधान में अनुच्छेद क्लोज ए का एक जो है वो भी इसका उल्लंघन नहीं करता है, ये कभी नहीं करता है। सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, सभी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, तो उसमें ये भी चीज़ें नहीं आती है। तो सिंपल सा समझिए, ये चीज़ें समझने की हमें ज़रूरत है कि ये जो कोड है अनिवार्य धर्म में से अनिवार्य नहीं है। जो चीज़ें जैसे मान लीजिए ये धर्म है आपका, कोई चीज़ें इतना कोड है आपका धर्म, और ये सब जो माना जाता है ये आपके धर्म का कोड नहीं है, ये चीज़ें फैसनेट है, मतलब फैसनेट नहीं बोल सकते कि ये परंपरा से चली आ रही है इसलिए आप बोलते हैं परंपरा है, लेकिन कोड चीज़ें नहीं है, राइट। तो वही चीज़ हो जाती है। जैसे हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में भी कुछ चीज़ें ऐसा है कि कोड है और कुछ चीज़ें ऐसा है जो कोड नहीं है, तो उस चीज़ों को आपको नोटेट करना चाहिए, राइट। चलिए, हमने इस आर्टिकल को समझ लिया, आपको इस अपडेट की ज़रूरत है, अपडेट समझ लीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है। देखिए, सीएए विरोध में जो दंगा करने वाले थे, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि सीएए जो विरोध चल रहा था, ठीक है, सीएए का पूरा नाम क्या होता है, नागरिक के लेके जो किया गया था, ठीक है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 ये लाया गया था। ये क्या था इसको जानिए। ये अधिनियम जो लाया गया था, ये लाया गया था संसद के द्वारा, जिसमें ये था कि हमारे जो पड़ोसी देश है, जिसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो भी है, ये देश जो है, इसमें से सभी धर्म को मान्यता मिलेगी। सिंपल सा है, मुस्लिम धर्म को वहाँ से यदि कोई भी दूसरे धर्म के इंसान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी जो भी है ना, वो यदि आते हैं तो उनको यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। और मुस्लिम को इसमें ऐड नहीं किया गया था। जब मुस्लिम को ऐड नहीं किया गया था तो उस समय एक भ्रांति फैल गई थी कि मुसलमानों को इंडिया से निकाला जाएगा, ये चीज़ें, और मुसलमानों को अपने क्या कर रहे हैं, तो एक धर्म को लेकर आपने स्पेशलाइज्ड किया, ठीक है। तो इसके लेके बहुत सारा विरोध हुआ था। इस विरोध में यूपी में भी विरोध किया गया था। इस कंटेक्स्ट में, इस विरोध में ये चीज़ें हुआ था कि बहुत सारी हमारी सार्वजनिक संपत्ति की क्या हुई थी, क्षति हुई थी। क्षति होने के लिए यूपी सरकार ने एक कानून लेके आ गई। कानून में ये बताया गया कि जितनी भी क्षति हुई है ना, उस क्षति को हम क्या करेंगे, वसूली करेंगे, फिर से वसूला जाएगा, और वसूला जाएगा जिससे कि क्या होगा कि जितने भी नुकसान हुए, मान लीजिए कि 1 करोड़ का है, तो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि सबके नाम पे चिपका दिया गया था दीवालों पे कि इतना आपको पैसा वो वापस देना पड़ेगा। लेकिन मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सभी को अपने अधिकार के खिलाफ क्या करने की जरूरत है, हिंसात्मक नहीं, प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रदर्शन वो कर सकते हैं, जिसके दौरान यदि नुकसान होती है तो ये नहीं कि आप वसूल करेंगे, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ें बताया कि आप वसूल जो करने वाली चीज़ थी कि आप सभी को वसूल किया गया, ये मामला गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि आप वसूल कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सा चीज़ है, वसूल क्यों कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी क्षति होती है। अब दूसरा बार भी कभी जो प्रदर्शन होगा, आपकी जो प्रदर्शन है, आपका जो मौलिक अधिकार मिला है, वो मौलिक अधिकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए मिला है, ना कि हिंसापूर्ण प्रदर्शन करने के लिए मिला है। तो जब आप हिंसापूर्ण प्रदर्शन करते हैं, जिसके दौरान जो सार्वजनिक सामानों का नुकसान होता है, उसकी भरपाई कौन करेगी, कहाँ से सरकार करेगी, ठीक है। वो सरकार करने के लिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये आप कर सकते हैं, राइट।
चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। आई थिंक ये कॉन्टेस्ट आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में ये है कि 4 साल के बाद हमारा ये होगा कि आपराधिक जो प्रणाली का जो न्याय प्रणाली है वो डिजिटली हो जाएगा, ठीक है। तो डिजिटली तौर पे हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये सिंपल सा समझिए। इससे ये चीज़ें होगी कि आगे आने वाले समय में, ठीक है, आगे आने वाले समय में ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, यदि उनको जो अपराध करते हैं तो उनको न्याय प्रणाली में जल्दीबाजी मिलेगी। आपको पता है कि कोई भी मामला है, वो मामला का 5 साल बाद उसमें सज़ा मिलता है, 6 साल बाद सज़ा मिलता है। तो देखो एक अनजस्टिस हुआ ना, ये तो न्यायिक नहीं हुआ, एक अनजस्टिस हुआ। कितने, क्योंकि यदि जो अपराध करने वाले उसको मनोबल तो बढ़ता रहता है, अरे कोर्ट में मामला जाएगा, कोई बात नहीं, खींचते चलेगा, हटाओ। तो इसलिए डिजिटल सिस्टम आने के साथ साथ ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट काम होगा। और फास्ट काम होने से कि न्यायिक जो स्वतंत्र न्यायिक जो हमें मिलना चाहिए भारत के अंदर, ठीक है, न्यायिक समानता की जो बात की जाती है, इसमें हम जल्दी से जल्दी न्याय दिला पाएंगे। तो यही चीज़ एक आर्टिकल में ये चीज़ें निकल के आ रही थी। उसके बाद है नौसेना ने ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका परीक्षण किया। तो ब्रह्मोस जो है ना, हम भारत और किससे बनाया गया है, रूस के द्वारा मिलकर बनाया गया था, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल को हमने बनाया है। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल के संबंधित है, क्योंकि अभी नौसेना का ना युद्ध अभ्यास चल रहा है। कहाँ पर युद्ध अभ्यास चल रहा है? विशाखापट्टनम के में चल रहा है। हमने कल भी आपको बताया था कि यहाँ पे चल रही है युद्ध अभ्यास। उसके बाद देखिए, चीन ने सुरक्षा परिषद में एक मुद्दा उठाया। ये मुद्दा उठाया कि क्वाड जो है, ठीक है, क्वाड जो है, क्वाड में कौन कौन सदस्य है? यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये इनके सदस्य हैं। इनके कहना है चीन का कि ये जो क्वाड का समूह का गठन किया गया है, ये किसके खिलाफ में बनाया गया? ये भारत और चीन के खिलाफ में बनाया गया, चीन के लिए। इसलिए ये सुरक्षा परिषद में ये चीज़ें लेके गए थे, ठीक है। ये हिंद महासागर में चीज़ों को लेके तो यही एक चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट निकल के आती थी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर भी नहीं है। वही जो है ना, एक मामला भी आया है कि अहमदाबाद में जो चीज़ें हुआ था उसको लेके मामला गया कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में गया था और उन्होंने फांसी की सज़ा दी है, ठीक है, मृत्युदंड दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें था, हमें उतना अपडेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि भारत और यूएई में ना व्यापारिक समझौता हुआ है। हमने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था, ठीक है, 2-3 दिन पहले ही बताया था कि भारत और यूएई के बीच में पीयूष गोयल थे, वो बताए थे कि बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। अब हमारे लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? चलिए देखते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो 2 देशों के बीच में, ठीक है, 2 देशों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है, जिसमें उनमें क्या होता है, आयात और निर्यात के जो उत्पादन शुल्क है, ठीक है, जो शुल्क है, नियमित जो कानून है, सब्सिडी, कोटा है आदि को लेके एक सरल व्यवस्था बनाई जाती है, ठीक है। जिससे कि सरल व्यवस्था से ये होता है कि मान लीजिए कि ए कंट्री और बी कंट्री में ये समझौता होता है, तो यहाँ दोनों में आयात और निर्यात करना आसान हो जाता है। जब आसान होता है तो दोनों कंट्री में क्या चीज़ें बढ़ जाती है, एक तो वहाँ के रिश्ता उनका बढ़ जाता है, और दूसरा हम आयात निर्यात का जो है ना वो सिलसिला बढ़ जाता है। उससे हमें फ़ायदा होती है, उससे हमें लाभ होती है, क्योंकि ये संधि का एक ही उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संधि के तहत हम दुनिया भर से जो देश है उनमें जो हमारा जो अपने हित का चीज़ है उसको बढ़ावा मिले। उससे क्या होता है, व्यापार को मदद मिलता है, व्यापार में को बढ़ावा देने में मदद मिलता है और अर्थव्यवस्था की गति बढ़ती है। अब अर्थव्यवस्था की गति बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे यहाँ पर रोजगार मिलेगा, सारा चीज़ें चल पड़ता है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कि 2 देशों के बीच में ये सीमा शुल्क, नियम, सब्सिडी, कोटा, इन सारे चीज़ों के लिए क्या होगे, अब नाम ही से जानते हैं फ्री ट्रेड होगा। अब फ्री ट्रेड होगा तो अब ये देखिए कि कोई भी देश है, ए कंट्री है, ये बी कंट्री में जाके फ्री ट्रेड करेगी, लेकिन सी कंट्री में जाएगी तो इसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चाहेगी ना कि मैं बी में जाके काम करूँ, सी में क्यों जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़े। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसके तहत आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। 1 मिनट, हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल यही था। चलिए आ जाइए। अब एक एडिटोरियल है और इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है। एक एडिटोरियल है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए इस एडिटोरियल में यूक्रेन संकट के पीछे भारत को क्या सीखना चाहिए, ठीक है। कुछ मैं पीछे का कहानी बताना चाहूँगा यूक्रेन का संकट। देखो यूक्रेन का संकट क्या है, आप देखेंगे कि ये रसिया है, ठीक है, यहाँ पे यूक्रेन है, ये यूक्रेन आ जाता है। अब आप बताओगे कि ऐसा प्रॉब्लम आ क्यों रहा है। देखिए रसिया जो था, ये यूक्रेन जो था पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। जब शीत युद्ध आता था ना, शीत युद्ध आया तो उस समय यूएसए और यूएसएसआर दोनों अपने आमने सामने थे, दोनों आमने सामने थे ना। तो यूएसए ने एक नाटो बनाया, ठीक है।
नाटो बनाया। नाटो ये होता है कि बहुत ज़्यादा सदस्यों का एक समूह है। इसका मतलब ये होता है कि इन किसी भी देश पे आप यदि आक्रमण करोगे तो ये मानते हैं कि आप सभी देश पे आक्रमण कर दिए, ठीक है। तो अभी हाल ही में यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बनने के लिए रजिस्ट्री करने के लिए चीज़ें किया गया था, प्रस्ताव रखा गया था। ये चीज़ें रूस को पसंद नहीं आया, क्योंकि रूस का मानना है कि नाटो का जो संगठन का जो स्थापना हुआ है वो रूस को टैकल करने के लिए हुआ, मतलब रूस को ही खिलाफ में इसका सदस्य हुआ है। अब मान लीजिए कि आपके दुश्मन आपका जो कोई दुश्मन है और वो आपका पड़ोसी के साथ दोस्ती कर लेगा तो आपको अच्छा लगेगा? यही चीज़ होता है। ये दुश्मन है, रूस नाटो को दुश्मन मानता है। अब वो किससे दोस्ती कर रहा है? ये दोस्ती यूक्रेन से कर रहा है। जब यूक्रेन से दोस्ती कर रहा है तो क्या होगा? ये यूक्रेन को सही नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे सेना गई और चीज़ें दबदबा बढ़ गई। अब ये था कहानी पीछे की। अब हम जानते हैं इस आर्टिकल के अंदर राइटर बात क्या करते हैं। देखो, राइटर ना इस आर्टिकल के अंदर ये बात करते हैं कि यूक्रेन के संकट से भारत को क्या सीखना चाहिए। राइटर बताते हैं कि आप देखोगे कि नाटो का जो देश है, ठीक है, नाटो का जो देश है और रूस के बीच में एक संकट हुआ। इसमें ये चीज़ें हुआ कि रूस से ना बहुत सारा गैस होता है, ठीक है, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जो है ना उसके लेके जो यूरोप के जो कंट्री है वो रूस पे क्या है, आश्रित है। इनको लेके, किसके लेके? एनर्जी को लेके। जब आश्रित है तो आप समझिए कि जब संकट का समय आएगा, जब एक दूसरे के बीच में कुछ चीज़ें होगी, तो यहाँ से तो पाइपलाइन जा रहा है, ये पाइपलाइन तो प्रभावित होगी ना यूक्रेन से। तो पाइपलाइन प्रभावित होगी तो ये जो दूसरे देश है यूरोप के, वहाँ तो ऊर्जा नहीं पहुँच पाएगा, और ऊर्जा नहीं पहुँच पाएगा तो क्या होगा? मामला यही होगी कि वहाँ पर ऊर्जा संकट आ जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जितने भी यूरोपीय कंट्री है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है रूस के ऊपर, तो ये वॉर तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाता है कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी पे। जैसे हमारा जो ऊर्जा को तेल के लेके देख सकते हैं, कच्चे तेल के लेके, हमारा यदि कच्चा तेल यदि मान लेते हैं कि पाकिस्तान से आता है, ठीक है, या ईरान से आता है, ईरान सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ईरान से आता है। अब यूएसए के बीच में और ईरान के बीच में चीज़ें हुआ, ठीक है। अब यूएसए और ईरान के बीच में जब हुआ तो हमारा जो हित था वो प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? यूएसए बोला आप ईरान से नहीं ले सकते, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रभावित हुआ। तो आगे आने वाले समय में हमें मजबूरी हो जाती है कि ईरान के साथ अच्छी दोस्ती करनी पड़े। हम खुले मंच पे ईरान का विरोध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हो सकता है वो हमें तेल देना बंद कर दे। तो ये चीज़ है, यही चीज़ हुआ था यहाँ पे। तो यही राइटर कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे आयात होती है, जिस तरह से ये प्रभावित हो रही है। अब बाद में ये राइटर ने बताया कि ईरान भी चाहता है कि आत्मनिर्भर बने, जर्मनी भी आत्मनिर्भर की बात चल रही है। ऊर्जा नीति पुनर्विचार किया जा रहा है किसके द्वारा? यूरोपीय कंट्री के द्वारा, जिसमें ईरान का दिया जाता है। फ्रांस भी अपना ग्रीन एनर्जी की तरफ, स्वच्छ एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रही है। चीज़ें यही होता है कि उसी तरह भारत भी क्या है कि कच्चे तेलों के लेके और गैस के लेके दूसरे देशों पे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो भारत सरकार से इससे क्या होता है? पहला पॉइंट देखिए, जब हम डिपेंडेंट है तो पहली पॉइंट ये होगा कि उससे हमारा जो आयात है वो तो बढ़ जाएगी, उछाल आएगा। यदि दूसरे देशों के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट होता है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये देश है, ये हमें तेल देने से मना कर दे या दाम बढ़ा दे, तो हमें कच्चा तेल जो है महंगा मिलेगा। जब कच्चा तेल महंगा मिलेगा तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। सिंपल सा समझिए, लॉजिक समझिए, भारत को कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। और जब आपकी महंगाई बढ़ जाएगी तो आपके यहाँ पे क्या होगा? राजस्व की घाटा होगी, बजट का घाटा बढ़ेगा, राजस्व की घाटा होगी, बजट का घाटा बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट ये होता है कि विकास की जो दर है, विकास का दर पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या चीज़ें चलती है। यदि महंगाई बढ़ जाएगी, लोग मांग करना बंद कर देंगे। जब लोग ज़्यादा सामान खरीदना बंद कर देंगे तो क्या उत्पादन होगा? नहीं होगा। जब उत्पादन नहीं होगा तो क्या नहीं मिलेगा? रोज़गार नहीं मिलेगा। जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो आप क्या हो जाओगे? बेरोजगार, आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को प्रभाव किया ना, ये सारी चीज़ें। दूसरा चीज़ ये होगा। तीसरा पॉइंट जो निकल के आती है यह कि भारत के पास एक तेल को कोई स्रोत नहीं है। अब राइटर बात करते हैं कि क्या भारत को क्या करना चाहिए। भारत के लिए तो कोई तेल का स्रोत नहीं है। जब भारत का तेल का स्रोत नहीं है और भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो उनको कहाँ पे जाना पड़ेगा? उनको स्वच्छ एनर्जी पे ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमारे जलवायु परिवर्तन के साथ मैच भी करता है। तो स्वच्छ एनर्जी के लिए हमें कहाँ पे करना पड़ेगा? आप देख सकते हो सौर ऊर्जा देख सकते हो, पवन ऊर्जा देख सकते हो, कल ही हमने आर्टिकल बात किया था कि हाइड्रोजन वाला जो ईंधन है उसकी बात की जाती है। तो इससे यदि आप करते हैं तो एक तो हमारे भारत में स्वच्छ एनर्जी की भी रकम बचत होगी। दूसरा चीज़ें है, हमें दूसरे देशों के साथ डिपेंडेंसी भी कम होगा। तीसरा चीज़ है कि रोज़गार भी पैदा होगा।
हमारे देश में रोजगार भी पैदा होगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे काम कर पाएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यही था एडिटोरियल, इसमें यही चीज़ें बताया जाता है। ये यूक्रेन इशू की बात नहीं करते हैं, ये अल्टरनेटिव ऑप्शन बता रहे हैं राइटर कि भारत को क्या करना चाहिए इनसे सीख के, राइट। तो ये चीज़ें आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज भी नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज का है महिला सशक्तिकरण के बारे में। तो थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आती है। राइटर की जो है खुशबू गुप्ता बताती है कि हमारा जो आज का जो वैश्विक परिदृश्य है, वैश्विक परिदृश्य में क्या है, जहां लगभग सभी देशों में, ठीक है, सभी देशों में महिला की जो स्वतंत्रता, समानता और अधिकार जैसे जो अवसंरचना है वो बात नहीं है करती है, बल्कि ज़मीनी स्तर पर इसका क्या क्रियान्वयन हुआ है। भारत में भी आप देख सकते हैं बहुत सारा हमारे पास कानून है। आपके पास पोक्सो एक्ट है ना, पोक्सो एक्ट है, ठीक है, जिसमें महिलाओं को जो सेक्सुअल हरासमेंट है उससे बचाया जाए। अब सेक्सुअल हरासमेंट से बचाना है, क्या उससे रेप की घटना बंद हो गई? आप ये बताओ मुझे, आपके पास क्वेश्चन है। नहीं बंद हुई है, ठीक है, रेप की घटना नहीं बंद हुई है। तो इसका मतलब है कि ज़मीनी स्तर पे तो कानून इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है। क्या आपको 30% पंचायती राज में 30% आरक्षण की बात है, क्या आरक्षण देने से महिला की सशक्तिकरण होती है? नहीं होती है। मुखिया का पति ही जो होता है ना, वही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। मुखिया तो नाम के लिए होता है, आपने देखा भी नहीं होगा अपने मुखिया को। अब ये चीज़ें हैं, ये जब शक्तिशाली नहीं होगी, जब ये बोल नहीं पाएगी, इनका सशक्तिकरण नहीं होगा, तो कहाँ से हमारा पंचायत का विकास होगा, राइट। तो यही चीज़ें हो जाती है कि महिला सशक्तिकरण की बात आप ज़मीनी स्तर पे करो, ना कि पेपर पे करिए। तो ज़मीनी स्तर की बात की जाती है। उसमें एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या महिला सशक्तिकरण का संबंध केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार तक ही सीमित है? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि भारत की जो आधी आबादी है वो महिला की आबादी है। आज आप आत्मनिर्भर का बात कर रहे हैं, जब तक महिला खुद आत्मनिर्भर नहीं करेगी तो तब तक देश कैसे आत्मनिर्भर होगा, ठीक है। तो आधी आबादी ही आपकी आत्मनिर्भर नहीं है, तो आपको आत्मनिर्भर के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। उसके बाद बात होती है कि महिलाओं के साथ जो लैंगिक असमानता है, स्वतंत्रता है, अधिकार के लिए समस्त प्रयास और संघर्ष करनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए महिलाओं को भी अभी प्रयास करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, फिर जाके ये सारी चीज़ें हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल सिंपल सा है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ें है कि पर्यटन ना रोजगार को बढ़ावा देती है, सही बात है। आप देखोगे कि पर्यटन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है जो रोजगार को बढ़ावा देती है। अब मान लीजिए कि कोई ये जगह है, इस जगह पे पर्यटन का क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्या होगा, टूरिस्ट आएगा तो यहाँ पे क्या होगी, दुकान खुलेगी, यहाँ पे होटल खुलेगा। तो इससे क्या होगा कि लोकल जो लोग हैं उनको रोजगार मिल जाएगा, अल्टरनेटिव रूप से रोजगार मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रोजगार पैदा करने वाला है। अभी के टाइम में आप देख सकते हैं पर्यटन को प्रभावित होने से बहुत ज़्यादा रोजगार को नुकसान हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें था। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें है कि अब स्मार्ट कार्ड के दर्ज पे ही ई पासपोर्ट बनेगा। यही कहना है इसमें कि जिस तरह से स्मार्ट कार्ड होती है, ठीक है, उसी तरह से जो पासपोर्ट का जो झंझट है, प्रक्रिया, वो जो ज़्यादा कठिन प्रक्रिया है उसको ख़त्म करके एक सिंपल प्रक्रिया ले लाया जाएगा, जिसके तहत इसको बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें था। अब देखिए, अब ये चीज़ें देखिए, रूस और अमेरिका के विवाद पर तटस्थ है भारत। अब एक चीज़ निकल के आती है सामने, क्या भारत, रूस, ये जो अमेरिका वाला इशू है, यूक्रेन वाला इशू, वो रूस और अमेरिका के बीच में है, तो भारत किसका पक्ष लेगा? ये आपके भी दिल में आया होगा, ठीक है, कि रूस किसका पक्ष लेगा और भारत किसका पक्ष लेगा। आपको मैं बता दूं, भारत किसी का भी पक्ष नहीं लेता है। भारत दोनों मामला को सही क्लोज से देख रहा है। यूक्रेन का मामला को भारत को रूस से भी हित है, यूएसए से भी हित है। भारत यदि किसी के एक के पक्ष में जाएगा तो दूसरा नाराज़ होगा, दूसरा के पक्ष में जाएगा तो ये नाराज़ होगा। इसलिए भारत किसी के पक्ष में नहीं है। यह एक ऐसा कूटनीति करता है, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत जो है ना, वो जो भी चीज़ें चलता है ये बताता है कि भारत ने कूटनीतिक पहल पे जोर देते हुए सभी पक्षों को आग्रह किया कि यूक्रेन संकट का समाधान किससे करना चाहिए, मिक्स समझौते की तहत की भावना को रख के ही करना चाहिए, ठीक है। इन्होंने कोई एक नहीं बताया, इन्होंने समझौते के बारे में बता दिया कि उस समझौते के अंदर ही आप लोग इसका फैसला करिए, राइट। तो यही चीज़ें है, भारत किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा है, क्लोजली भारत देख रहा है और भारत ऐसे अभी आने वाले समय में इसका पक्ष भी लेने नहीं जा रहा है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। तो आज के डेट में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था हमने डिस्कशन कर लिया, यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकल के सामने आया था। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग ज़रूर शेयर करें, जिससे कि आने वाले समय में मुझे और मोटिवेशन मिल सके और मैं एक हिंदी मीडियम की जो भी समस्या है ना उसको सामने लेके आना चाहता हूँ। क्योंकि देखो, यहाँ पे ना मार होती है व्यू की, मार होती है इसकी, लेकिन आप देखोगे कि जो चीज़ें कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यू रहने के लिए आपको
चीज़ों को लेकर मशक्क़त करना पड़ता है, राइट। तो आप इस चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि उन तक भी पहुंच सके। उनको ये ना हो कि कोई बिना न्यूज़पेपर पढ़े ही उनका प्रिपरेशन चल रहा हो। न्यूज़पेपर आप लोग ज़रूर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा ना कि एक आपको बेसिक फ्रेमवर्क बनेगा। आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ के आईएएस बन जाओगे, लेकिन एक जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा ना, वो 2 साल के बदले 5 साल में होगा, ठीक है। इसीलिए न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। वीडियो है, वीडियो को अच्छे से वॉच करें, पूरे लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।